Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students of 10th class, today we are going to read a short story, Out of Business, written by R.K. Narayan. Now let's try to know something about the writer, R.K. Narayan. As far as the writer is concerned, Rasipuram Krishna Swami Narayan, who was born in 1906, he was a highly, profound Indian author who was born in Madras, now in present Chennai. As far as N.K. Narayan's first novel is concerned, his first novel was Swami and Friends, that was written by him in 1935. And that novel was based on his experiences as a village school teacher, right? His other works include The English Teacher, that was written by him in 1945, and The Vendor of Sweets, that was written by him in 1967, Waiting for the Mahatma in 1955, The Guide 1958, The Man Eater of Malgudi 1961, and A Tiger for Malgudi 1983, A Horse and Two Goats 1970, Malgudi Days 1982, and Grandmother's Tale, that was written by him in 1994. These are the collection of Narayan's short stories. So R.K. Narayan gave a new face, to Indian writing, especially in English. He is known for his simple and elegant style of writing. तो हमने यही देखा कि आर के नारायण जो था 1906 में वो पैदा हुए थे, बहुत ही मशहूर हिंदुस्तान के आथर हैं। मद्रास में पैदा हुए, जिसको आजकल चेन्नई भी कहते हैं। उसने जो पहली नावल अपनी लिखी उसका नाम था स्वामी एंड फ्रेंड्स, वो इसे 1935 में लिखी। और ये नावल जो थी ये मबनी थी उसके तजुर्बात एज ए गाँव का एक उस्ताद जो होता है, एज ए विलेज स्कूल टीचर जो उसने वहाँ पे काम किया था, तो अपनी एक्सपीरियंसेस, अपने तजुर्बात के बारे में वो नावल थी स्वामी एंड फ्रेंड्स। और जहाँ तक इसके और जो कलेक्शंस रिटन कलेक्शंस हैं, जो राइटिंग्स उसके हैं, उसमें उसने एक और नावल लिखी थी द इंग्लिश टीचर 1945 में, एंड द विंडोर ऑफ स्वीट्स 1967 में उसने लिखा था, वेटिंग फॉर द महात्मा ये 1955 में लिखा, द गाइड ये 1958 में, द मैन एटर ऑफ मालगुडी ये 1961 में इसने लिखा, एंड टाइगर फॉर मालगुडी 1983 में लिखा, या हॉर्स एंड टू गोट्स 1970 में ये शॉर्ट स्टोरी है, मालगुडी डेज 1982 की शॉर्ट स्टोरी है, ग्रैंड मदर्स टेल 1994 में इसने लिखी थी। तो ये नारायण की शॉर्ट स्टोरीज हैं। आर के नारायण का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इसने हिंदुस्तान की इंग्लिश राइटिंग को एक नई दिशा दिखाई है, एक नई तकमील अता की है। ही इज़ नोन फॉर हिज सिंपल एंड एलिगेंट। और जहाँ तक उसके लिखने का ताल्लुक़ है, सादा और शीरी अंदाज उसके लिखने में है। तो he also condensed and simplified the epics, the रामायण एंड महाभारत। इसके अलावा इसने रामायण और महाभारत जो कि हिंदुस्तान की पवित्र किताबें भी हैं, उनको इसने स्टोरीज़ की फॉर्म में लिखा। तो मगर किस अंदाज से, जो एपिसोड टू एपिसोड यानी कि एपिक्स के बारे में, उसको कई सारे किस्तों के स्टाइल में इसने वो लिखी हैं। तो अब आते हैं हम प्रेजेंट स्टोरी आउट ऑफ बिजनेस की तरफ। Should we follow shortcut method in life to solve our problems? We need to maintain our cool and fight out the crisis. असल में आउट ऑफ बिजनेस में आर के नारायण यही कहना चाहता है कि आम तौर पे हम हर एक इंसान जो है, वी आर टू ईगर टू गेट द गोल्स एज सुन एज पॉसिबल, एदर दे केम आउट फ्रॉम इन एन इलीगल वे और a legal way. Our main focus is to achieve our goals within a short span of time. Sometimes that try to get everything in a limited time, and in the meantime sometimes we commit mistakes, sometimes that we didn't follow the right way. So this is what the writer tries to tell us कि हम जब ज़िंदगी के मामलात में हमें कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी जो है ये शैतान का काम है, बल्कि और हमें परेशान भी नहीं होना चाहिए। समटाइम्स यू मे फेस डिफिकल्टीज बट इट डजंट मीन दैट यू आर ए अनसक्सेसफुल पर्सन, यू आर कंप्लीट फेलियर इन योर लाइफ। नो, we need to be patient, we need to be very cool, and we need to be determined, that to face these difficulties. And it has been categorically mentioned in the Quran
इन्नमल उसरी युसरन इन्नमल उसरी युसरा। अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाता है कि हर मुश्किल के बाद इंशाल्लाह आसानी होती है। तो इंसान को कभी भी अपना वो दिल खो नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें हर एक चीज़ का मुकाबला करना चाहिए, लेकिन एक अच्छे ढंग के साथ करना चाहिए। बड़े ही वो कहते हैं ना कि कूल माइंडेडली, ठंडे दिमाग से हमें हर एक काम करना चाहिए, जो भी हमें मुश्किलात आ जाएं। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क, इट पेज इन द लॉन्ग रन। अगर कोई इंसान ये कहे कि विदाउट डूइंग द हार्ड वर्क ही शुड अचीव anything that is supposed to be achieved by doing the hard work, so it is not a good thing. जो चीज़ इंसान को मालूम है कि मेहनत से हासिल हो सकती है, अगर कोई इंसान ये कहे कि बिना मेहनत के उसको हासिल करें, तो फिर ये बात जो है ये सीधी सी बात है, या तो फिर ये किसी गैर मुनासिब तरीके से वो हासिल करेगा, तो या फिर हासिल कर ही नहीं सकता है। तो असल में आर के नारायण हमें ये समझाता है कि हर एक चीज़ का अपना वक्त होता है, हमें सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। जब हमारे साथ कभी मुश्किल ही पेश आती है, हम किसी मुश्किल दौर से गुजरें, हमें अपना दिल नहीं खोना चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि हमें हिम्मत के साथ उस मुश्किल का सामना करना चाहिए, ताकि हम फिर दैट अपने मकसद में कामयाब हो सके। नो लेट्स कम टू द स्टोरी. As far as the story is concerned, now let me start a story. That आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं. Little over a year ago, Rama Rao went out of work when a gramophone company of which he was the Malgudi agent went out of existence. एक साल से कुछ ज़्यादा वक्त हुआ था. Little over a year ago, एक साल से कुछ ज़्यादा वक्त हुआ था. Rama Rao went out of work when a gramophone company, that of which he was the Malgudi agent, went out of existence. तो रामा राव जो था, उसका काम जो था, तो ये रामा राव वेंट आउट ऑफ वर्क, वो तो उसका काम जो है वो अपने काम से दूर होता गया. उसका काम जो था, उसका जॉब जो था वो जाता रहा. क्यों? कि वो एक ग्रामाफोन कंपनी का मालगुडी एजेंट था, और वो ग्रामाफोन कंपनी जो थी वो बंद हो गई थी. ठीक. He had put into that agency the little money he had inherited as security. For 5 years, his business brought him enough money, just enough to help him keep his wife and children in good comfort. He built a small bungalow in the extension and was thinking of buying an old baby car for his use. Okay? तो उस दौरान जो ये रामा राव जो था, जिसका ये काम अब जाता रहा, क्योंकि वो मालगुडी एक ग्रामाफोन कंपनी में वो एजेंट था, मालगुडी एजेंट था. अब जब ग्रामाफोन कंपनी जो है वो जब बंद हो रही थी, तो ख़त्म हो रही थी, उसका वजूद ही ख़त्म हो रहा था, तो ये जो कोलैप्स हो गई थी वो बिज़नेस उसकी, तो रामा राव जो था उसने कुछ पैसे उस एजेंसी में, उस कंपनी में बतौर ज़मानत के जमा करवाए रखे थे, और वो पैसे जो थे वो उसके अपने थे, उसको अपने विरासत में मिले थे, है ना. लिहाजा इस दौरान रामा राव जो था, तो 5 साल तक जो उसने काम इस कंपनी में किया, तो उसमें उसने अच्छे खासे पैसे कमाए, इतने पैसे कि जिससे वो खुद को भी और अपने बच्चों को भी आराम के साथ उनकी फैसिलिटियाँ फुलफिल कर रहा था. तो इसके अलावा उसने एक छोटा सा बंगला भी बनाया था, और अपने इस्तेमाल के लिए एक छोटी सी गाड़ी खरीदने का भी मन उसने बना रखा था. एंड वन डे इट वॉज ए बोल्ट फ्रॉम द बिल्लू द क्रैश कैम. एक दिन अचानक इस पर एक बहुत बड़ी चीज़ कहते हैं ना, एंड वन डे इट वॉज ए बोल्ट फ्रॉम द बिल्लू, जैसे आसमान से बिजली गिरना, है ना, अचानक कोई मुसीबत आना, एक जैसे उस पर एक बिजली सी गिरी. हुआ क्या? The crash came. A series of circumstances in the world of trade, commerce, banking and politics was responsible for it. हुआ ये कई सारे वजूहात थे. कंपनी जो थी वो बंद हो गई. तिजारत, सौदागरी, बैंकिंग, सियासत की दुनिया में कई सारी चीज़ें होती हैं, इससे फिर वो इकोनॉमिक्स पे भी असर होता है. तो कुछ वाक़ात जो थे उनकी वजह से इस कंपनी जो थी उसको घाटा आ गया, है ना. ठीक. Banking problem for it. The gramophone company, which had its factory somewhere in northern India, automatically collapsed when a bank in Lahore crashed, which was itself the result of a Mumbai financer's death. वही जो ग्रामोफोन कंपनी थी, जिसकी फैक्ट्री शुमाली भारत में किसी जगह पर थी, खुद ही बंद हो गई, क्योंकि लाहौर में एक बैंक था वो कोलैप्स हो गया, फेल हो गया, और खुद इस बैंक का फेल होना मुंबई के
ایک साहूकार की मौत का नतीजा था. एक साहूकार था मुंबई का, फाइनेंसर था. फाइनेंसर जो है उसको साहूकार भी कहते हैं. तो वो अचानक मर गया, जिसकी वजह से वो बैंक जो है वो कोलैप्स हो गया. द फाइनेंसर वाज ड्राइविंग डाउन हिल when his car flew up sideways and came to rest 300 feet below the road. It was thought that he had committed suicide because the previous night his wife eloped with his cashier. Oh. हुआ क्या था, ये जो फाइनेंसर था ना साहूकार, तो जो ये मर गया था जिसकी वजह से ये बैंक बंद हो गया था और फिर कंपनी भी बंद हो गई थी, ग्रामोफोन कंपनी. तो इसमें ये था कि वो साहूकार जो था वो एक अपनी गाड़ी पे सवार होकर पहाड़ी से नीचे की तरफ आ रहा था कि जब इसकी कार जो थी वो तेजी से एक तरफ घूम गई, यानी कि सड़क से तकरीबन 300 फुट नीचे जाकर एक खाई में गिर गई. माना जाता था कि उसने सुसाइड की क्योंकि उससे पिछली रात को उसकी बीवी जो थी वो उसके खजांची के साथ भाग गई थी. इलोपर विथ हिज कैश, वो भाग गई थी. तो ये भी माना जाता था. रामाराव सडनली फाउंड हिमसेल्फ इन द स्ट्रीट्स. ये रामाराव जो था इसने खुद अचानक अपने आप को सड़कों पर यानी बेकार पाया, है ना, बिना काम के. एट फर्स्ट ही कुड हार्डली अंडरस्टैंड द फुल सिग्निफिकेंस ऑफ हिज कोलैप्स. पहले तो उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मसला क्या हो गया, क्यों उस पर ये बिजली गिर पड़ी. देयर वॉज अ लिटिल मनी इन द बैंक एंड ही हैड सम स्टॉक ऑन हैंड. कुछ थोड़े से पैसे इसके बैंक में भी थे, माल भी थोड़ा सा जमा था, लेकिन इसके अलावा जो था मूड कुछ इसके मतलब है ना, इसके बैंक में उसके कुछ थोड़े पैसे थे और कुछ उसके साथ चीज़ें भी उसके पास थी. लेकिन बट द स्टॉक मूव्ड आउट स्लोली, ये जल्दी ख़त्म होता गया. द प्राइसेस वर गोइंग ऑन, कीमतें बढ़ रही थी. एंड ही कुड हार्डली रियलाइज ए फ्यू ₹100. और वो मतलब अब उसके पास कुछ ही 100 रुपये ही रह गए थे, जब क्योंकि वो दाम गिरते गए तो उसके पास वो स्टॉक वगैरह था, तो इससे उसको मतलब अच्छा खासा मुनाफा भी नहीं मिल पा रहा था. When he applied for the refund of his security, there was hardly anyone at the other end to receive his application. अब क्या हुआ, जब वो गया था ना, मतलब अपनी ज़मानत के पैसे जो कि उसने उस ग्रामोफोन कंपनी में पहले जमा किए थे, तो उनको लेने के लिए जब वो गया, एप्लीकेशन अर्जी उसने लिखी, तो वहाँ जब गया वहाँ कोई आदमी ही नहीं था जो उसकी वो एप्लीकेशन लेता, फिर उसके वो पैसे उसको दे देता. The money in the bank was fast melting. Ramarav's wife now tried some measures of economy. She went away. The cook and the servant withdrew the children from a fashionable nursery school and sent them to a free primary school. And they let out their bungalow and moved to a very small house behind the market. तो अब ये बैंक में जो पैसा इनका था तो वो ख़त्म हो गया. रामाराव की बीवी जो थी उसने क्या की, उसने बचत करने के लिए कुछ एफर्ट्स किए, कुछ कोशिशें की. जैसे उसने मतलब घर का सामान वगैरह जो था ना, मतलब जो आला वो उसको हटा दिया. बच्चों को जदीद जो वहाँ नौकर वगैरह थे घर में उनकी छुट्टी कर दी. बच्चों को जो अच्छे स्कूल जदीद किस्म के नर्सरी स्कूलों में पढ़ाते थे वहाँ से उनको निकाला. सिंपल प्राइमरी स्कूल में उनका दाखिला किया. अपना वो बंगला जो था वो किराए पे उसने दिया और ख़ुद एक छोटा सा घर वो किराए पे लिया, उसमें वो रहने लगे. ठीक है. Ramarao sent out a dozen applications a day and wore his feet out looking for employment. For a man approaching 40, looking for employment does not come very easily, especially when he has just lost an independent lucrative business. हाँ, अब मसला ये था, रामाराव हर रोज़ मतलब 1 दर्जन अर्जियाँ लिखकर भेजता, नौकरी की तलाश में बेकार फिरता था. वो तकरीबन इसकी उम्र भी 40 साल की उम्र थी, इसलिए इसको नौकरी मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल था, खासकर तब जब इसने अपना एक दैट आज़ाद फ़ायदेमंद कारोबार, मतलब ये मतलब था कि इसका एक यहाँ एम्प्लॉय था और वहाँ वो कारोबार उसने खोया था, तो इससे भी इसकी साख्त थोड़ी सी ख़राब हो जाती है. तो रामाराव जो था ये अपनी गुजारिश बयान करने में सौदागरों वाला तरीका इख्तियार किया करता था. ठीक है. Ramarao was very business-like in stating his request. He sent his card in and asked, "I wonder, sir, if you could do something for me. My business is all, gone. My business is all gone. Through no fault of my own, I shall be very grateful if you can give me something to do in your office." अब ये क्या था ना,
کہ یہ عام طور پہ یہی کہتا تھا کہ سر یہ مطلب جب یہ وہاں پہ جاتا نا یہ گزارش مطلب ایک سوداگروں جیسا وہ طریقہ اختیار کرتا وہ کہ اپنا کارڈ اندر بیچتا اور پوچھتا جناب میں سوچ رہا ہوں شاید آپ میرے لیے کچھ کر سکیں، میرا سب کاروبار ختم ہو چکا ہے، میرے کسی قصور کے بنا نہیں، میں بہت احسان مند رہوں گا آپ لوگوں کا اگر آپ لوگ مجھے اپنے دفتر میں کوئی کام کرنے کو دیں گے، مجھے کوئی کام دیں گے. What a pity, Ramarao. I am awfully sorry. There is nothing at present. If there is an opportunity, I will certainly remember you. ہاں تو وہاں سے کیا جواب آتا تھا، بہت افسوس ہے راماراؤ، مجھے بہت ہی افسوس ہے، فی الحال کوئی جگہ خالی نہیں ہے، اگر کوئی گنجائش ہوئی تو میں ضرور آپ کو یاد کروں گا. It was the same story everywhere. He returned home in the evening. His heart sank as he turned into his street behind the market. His wife would invariably be standing at the door with the children behind her, looking down the street. تو یہ کہانی ہر دن ہوتی رہی، یہ واقعات. جب گھر آتا تھا شام کو تو اس کا دل جو تھا وہ بالکل مایوس ہوتا تھا، پریشان ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو جب وہاں گلیوں سے وہ مارکیٹ سے واپس آتا تھا، اس کی بیوی جو تھی وہ بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا ہم مطلب بے تابی سے انویز مطلب ضروری طور پہ اس کا انتظار کرتی رہتی تھی کہ دروازے پہ، اور اس کے بچے بھی اس کے ساتھ ہوتے تھے، اس وجہ سے کہ شاید راماراؤ کو کوئی جاب مل گیا ہوگا. What anxious eager faces they had, so much of trembling hesitating hope in their faces. اب وہ بیچارے جو تھے مطلب بچوں کو اپنے پیچھے مطلب وہ اس کی بیوی جب وہاں ہوتی تھی ان سب کے چہرے پر پریشانی اور فکر سے بھرے ہوئے نشانات ہوتے تھے، ان کے چہروں سے جیسے وہ کپ کپی، وہ نا امیدی سے پیدا شدہ بے چینیاں آیا ہوتی تھی. وہ ہمیشہ ایسی امید دکھائی دیتی کہ وہ گھر لوٹتے وقت اپنے ساتھ کوئی کامیابی والی خبر لائے گا. کون؟ راماراؤ ہے نا. تو with some magic fulfillment. As he remembered the futile way in which he searched for a job and the finality with which people dismissed him, he wished that his wife and children had less trust in him. His wife looked at his face, understood, and turned in. Without uttering a word, the children took the cue and filed in silently. Ramarao tried to improve matters with a forced heartiness. Well, how are we all today? To which he received mumbling, feeble responses from his wife and children. اب راماراؤ جو تھا وہ کیا کر رہا تھا، جب وہاں گھر میں جو اس کو مطلب یہ لگتا تھا کہ مطلب جب اسے یاد آتا کہ وہ کس طرح روزگار کی تلاش میں بھٹکتا رہتا ہے اور کس طرح لوگ اسے صاف جواب دیتے ہیں، تو وہ چاہتا کہ کاش اس کی بیوی اور اس کے بچے اس پر کم بھروسہ کیا کریں. مگر بیوی اور بچے جو ہے نا ان کو لگتا ہے کہ اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے تو ان کا باپ یا اس کا ہسبینڈ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. اس کی بیوی اس کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے راماراؤ کی، جب وہ وہاں سے آتا شام کو بات سمجھ جاتی، اس کو پتہ چلتا کہ اگر اس کے چہرے پہ پریشانی کے تاثرات ہیں یا خوشی کے. اگر خوشی کے تو اس کا مطلب کہ کوئی جاب اس کو مل گیا. جب وہ پریشانی کی لکیر اس کے ماتھے پہ پڑتی تھی دیکھتی تھی تو اس کو سمجھ آ جاتا کہ فی الحال مصیبتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں، اور بنا کوئی لفظ بولے گھر کے اندر وہ چلی جاتی تھی. بچے بھی اشارہ سمجھتے تھے اور چپ چاپ قطار بنائے ہوئے اندر چلے جاتی تھی. راماراؤ جو تھا وہ بناوٹی خوشی بنا کر حالات میں کچھ سدھار لانے کی کوشش کرتا تھا، جیسے انسان کیا کچھ غموں کو بلانے بچوں کو بیوی کو خوش کرنے کے لیے. تو پھر وہ کہتے تو سناؤ آج تم سب کیا حال چل رہا ہے، کیا کرتے ہو، جس کے جواب میں کی شکل میں اسے اپنی بیوی اور بچوں کی طرف سے وہ دبے ہونٹوں سے ایک کمزور سا ریسپانس ملتا تھا، رد عمل ملتا تھا. ٹھیک ہے، تو آج تک ہم نے اس کا پہلا پارٹ پڑھا. انشاءاللہ کل ہم اس کا نیکسٹ پارٹ پڑھیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ. اللہ بلیس.